भ्रष्टाचार समाज का एक प्रमुख मुद्दा है। इस मुद्दे के प्रति हम भी गंभीर हैं, हमारी पार्टी, हमारे नेता गंभीर। उस गंभीरता को हम लोग किस तरीके से कम करेंगे? भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत कानून बनना चाहिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी ने भी अपने भाषणों के माध्यम से, रैली के माध्यम से अपनी सरकार से कहा। आज भ्रष्टाचार पर कुछ लोग इस देश के अंदर एक एनजीओ के माध्यम से लाखों लोगों को हिंदुस्तान की राजधानी पे इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से लड़ नहीं रही, केंद्र सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं पूछता हूं कि भ्रष्टाचार पर अगर मैं लिप्त होता, मेरी पार्टी, मेरी सरकार अगर भ्रष्टाचार पर लिप्त है, तो ए राजा जैसे मिनिस्टर जो कैबिनेट में मंत्री थे, वो तिहाड़ जेल की कैद पे कैसे हैं? हमारे संगठन, हमारा सहयोगी, सरकार में सहयोगी द्रमुक, जिसकी बेटी कनिमोझी, वो भी आज जो सांसद हैं भारत की पार्लियामेंट में, आज वो भी कांग्रेस के ही सरकार में आज कैद हैं तिहाड़ की जेलों में। क्यों? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार से जो लिप्त पाया गया, हमारी पार्टी ने, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, उसने किसी भी तरीके का भेदभाव करने का काम नहीं किया। मगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों से मेरा भी एक सवाल है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जब कम पैसे में ज्यादा मेहनत करने के लिए महाराष्ट्र की धरती पर जाके काम करते हैं, तो उनको वहां पर किस शिष्टाचार के तहत मारा जाता है? उनको मारने वाले राज ठाकरे और बाल ठाकरे की पार्टी ने केवल इसलिए यूपी और बिहार के लोगों को मारा कि वो लोग कम पैसे पे वहां पर ज्यादा मेहनत करते हैं। आज अन्ना हजारे जी से मेरा भी एक सवाल है कि भ्रष्टाचार पर जब इतना बड़ा आप आंदोलन खड़ा करते हैं, तो जब यूपी और बिहार के लोगों को वहां पर मारा जा रहा था, तो कौन सा शिष्टाचार था? अन्ना हजारे जी ये बतावें कि हिंदुस्तान के कौन से जंगल में वो तपस्या कर रहे थे, वो उस समय कहां थे? कहां था उनका अनशन? कहां था उनका प्रदर्शन? कहां था उनका आंदोलन कि वो लोग आज अपने ही देश के लोगों को केवल इसलिए मार रहे थे कि वो यूपी और बिहार के? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भी कश्मीर का जो लड़ाई लड़ी जा रही, कश्मीर के भी लोग तो कहते हैं कि यूपी, बिहार, बंगाल के लोग कश्मीर पे नाम है, तो हम उनको आतंकवादी कहते हैं। तो अन्ना हजारे जी, ये आतंकवादी जो आपके स्वयं गृह प्रांत में, गृह प्रदेश में रहते हैं, इन आतंकवादियों के खिलाफ आपका आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या ये किसी शिष्टाचार के आदर्शों पे आता है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक संरचना में इनका कोई कानून है कि इनको छोड़ा जाए? बाकी लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश की जनता को बेवकूफ बना के लाखों लोगों को किसी पार्टी और किसी संस्था के खिलाफ भड़काया जाए? ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ जैसी ताकतों से कहीं न कहीं मुंह हो रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल रहे हैं, इनके पीछे वो गंदा चेहरा काम कर रहा है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पे अगर आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम भ्रष्टाचार पे लड़ नहीं रहे हैं, हम भ्रष्टाचार पर प्रैक्टिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। कनिमोझी जेल में, कालमाड़ी जेल में, ए राजा जेल में, तमाम हमारे नेता जेल में, हमने उनको कोई बचाने का काम तो नहीं किया। भ्रष्टाचार अगर आपके लिए प्रमुख मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार मेरे लिए भी प्रमुख मुद्दा है। भीड़ों के हिसाब से देश के कानूनों को बदला जाए, देश के कानूनों को बदलना, देश में कानून लागू करना, वो हिंदुस्तान की सरकार का काम है। सरकार चलती है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट किसी जंगल से बन के नहीं पार्लियामेंट आता है, संसद कोई आसमान से बन के नहीं आता है, उसको हम वोट दे के हिंदुस्तान की संसद में पहुंचाते हैं। अगर हमारा काम खराब है, हम लोग गलत काम करते हैं, हमारी पार्टी गलत काम करती है, तो 5 साल बाद चुनाव होगा, उस चुनाव में बहुत कुछ तय करेगी भारत की जनता। ये जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जनता को किसी भी तरीके से हम बेवकूफ बना के केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये कहें कि अन्ना नहीं, ये आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। गांधी की विरासत की बात करते हो? गांधी ने तो अपने आप को भी कुर्बान कर दिया इस देश को बनाने में। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की राजनीति करते हुए जब भारत से पाकिस्तान को एक टुकड़ा बना के हिंदुस्तान से जाने वाले हजारों लोगों को पाकिस्तान की ओर जाने के लिए विवश किया, उन परिस्थितियों में भी गांधी ने कहा था कि जिसको पाकिस्तान जाना है जाए, लेकिन जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत है वो हिंदुस्तान के अंदर रहे। आज गांधी ने वही काम गांधी को कुर्बानी की सीढ़ी पे ले जाके खड़ा हुआ कि नाथूराम गोडसे जैसे व्यक्ति ने गांधी के सीने पर गोलियों की बौछार किया और गांधी ने गोली खाई, हे राम कहते हुए अपने प्राणों को पखेरु किया, लेकिन हिंदुस्तान को बंटने नहीं दिया, हिंदुस्तान को
बंटने नहीं दिया, हिंदुस्तान को तबाह नहीं होने दिया। वो लोग आज गांधी की विरासत की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं, जिनके प्रांतों में केवल प्रांत और भाषावाद पे लोग मारे जाते हैं, वो हिंदुस्तान के दूसरा महात्मा गांधी बनने की बात करते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ने रोजगार गारंटी योजना लागू की। हमारी योजना के पीछे एक मकसद है और हम उस मकसद के लिए काम करते हैं। हमारा मकसद था कि हिंदुस्तान के समाज के आखिरी व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के सुदूर गांवों में जाकर देखा कि गांवों की वीरानी जब उनसे सवाल करने लगी कि गांवों का ये खालीपन देश के चरित्र के निर्माण को कैसे मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक किसानों का देश है। जब तक किसानों के चेहरे में चमक नहीं होगी, जब तक किसानों के चेहरे की आंखों में जब तक चमक नहीं होगी, तब तक भारत कभी भी दुनिया के पैमाने में चमक नहीं सकता। भारत खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि तरक्की का रास्ता हिंदुस्तान के खेत और खलिहानों से चलता है। तरक्की का रास्ता चलता है हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों से। हमारे नेता राहुल गांधी ने जाकर देखा कि वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को मजबूत किया, जिन्होंने अपने बच्चे को अपने खून और पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया, इसलिए लिखाया पढ़ाया था कि जब उनकी बूढ़ी हड्डियां उनको जवाब देंगी तो उनके बच्चे उनकी लाठी बनेंगे, उनके सहारा बनेंगे। हमने देखा कि गांव के उस खालीपन में समाज का आखिरी व्यक्ति घुल घुल के मरने का काम कर रहा है। तब राहुल गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी के ऑर्गेनाइजेशन पर यूपीए की सरकार में, जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह के ऑर्गेनाइजेशन पर ये एक कानून बनाया गया कि रोजगार गारंटी योजना बनाई गई। हमने 100 दिन का रोजगार दिया। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान के उन गांवों को, खाली होते गांवों की वीरानी को समाप्त करना है। वो पैसे के अभाव में जो नौजवान अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और परिवार को छोड़कर हिंदुस्तान के दूसरे प्रांतों और दूसरे देशों में जाता है, अगर हम उसको जब तक रोकेंगे नहीं तो देश के खुशहाली और तरक्की के रास्ते को नहीं खोल पाएंगे। हमने उन लड़कों को वहां पर रोका, हमने वहां की वीरानी को खत्म किया, और जब वीरानी को खत्म किया, उनके परिवार के अंदर जो एक दूरी बन रही थी, उस दूरी को समाप्त करते हुए उनके परिवार में उनको कैद किया। अपने परिवार के अंदर आज वो लोग 100 दिन का रोजगार पाने के बाद अपने परिवार के साथ, अपने माँ, अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ रहने का काम करते हैं। उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी हमने एक नजर डाली कि जो व्यक्ति जब अपने घर से दूर है, अपने समाज से दूर है, तो उसका सामाजिक गठबंधन भी कमजोर होता है। हमने उसके सामाजिक गठबंधन को मजबूत किया है, वहां पर काम देकर उसे रोका है, उसे अपने खेत और खलिहानों की तरफ भेज के अपनी जमीनों को मजबूत करने के लिए रोका है, हिंदुस्तान के चारित्रिक व्यवहार को मजबूत करने के लिए रोका है, भारत के निर्माण के लिए रोका है, भारत के इतिहास के लिए रोका है, भारत को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए रोका है। ये है मेरी रोजगार गारंटी योजना का मकसद कि उस नौजवान को जो पैसे के अभाव में अपना घर द्वार, अपने देश प्रदेश को छोड़ के जाता था, हमने उसको वहां पर रोक के उसको अपनी जमीनों में काम दिया है, 100 दिन का रोजगार प्रदान किया है कि पैसे के अभाव में उसे अपना घर द्वार न छोड़ना पड़े। अब अगर हम किसी को पैसा देते हैं तो पैसे के बदले काम लेते हैं, तो काम पर भी मेरा एक भावनात्मक पक्ष है कि काम उसको अपने गांव पे करना पड़ेगा। अगर उस पैसे के बदले पे काम करना, पैसा दिया जाएगा तो उस पैसे के बदले पे काम लिया जाएगा। काम में गलियों में खरंजा बिछाया जाएगा, काम में स्कूल की दीवारें बनाई जाएंगी, काम में सड़कें बनाई जाएंगी। ये सोचने की बात है, जब आपके गांवों को सड़कों से मजबूती से बनाया जाएगा, जब आपके खेत और खलिहानों को सड़कों से मिलाया जाएगा, तो बड़े बड़े व्यापारी आपके गाँव तक स्वयं और सीधे आएंगे। जब गाड़ियां आपके गांव तक आएंगी तो आपकी फसल का भरपूर मूल्य देंगी, बिचौलियों का काम खत्म होगा। अगर आपके गांव में खरंजा बिछेगा तो उस खरंजा में आप चलेंगे, कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लोग चलने नहीं आएंगे। हम अगर वहां पर पैसा देंगे और पैसे के बदले में उन्हें काम देंगे, और काम में अगर हम तालाब खुदवाएंगे तो उस तालाब में बरसात का पानी भरा जाएगा और वो पानी आपके खेतों के काम आएगा। हम आपके गांव को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा मकसद था कि आपके गांव का विकास हो, आप
आपके जीवन का राजनीतिक मूल्य मजबूत हो, आपका सामाजिक गठबंधन मजबूत हो, आप एक दूसरे के सुख और दुख के साथी बने, आप अपने परिवार में रहें, अपने माँ और बाप के बूढ़ी आंखों बूढ़ी हड्डियों में मजबूती का सहारा बने, उनकी लाठी बने, आपके बच्चों का संस्कार आपके सामने तय किया जाए, आपकी पत्नी आपके बच्चे अपने आप आपके सामने संस्कार पाएं और समाज में मुख्य धारा से जुड़ें, समाज को एक सफलता की ओर ले जाने का काम करें। ये हमारा मकसद था रोजगार गारंटी योजना का। लेकिन भ्रष्टाचार पर आंदोलन चलाने वाले, शिष्टाचार पर आंदोलन चलाने वाले इन पक्षों को न देख करके उन पक्षों को समाज में उजागर करने का काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और संघ जैसे मुखौटे जो धर्म और भाषा के नाम पर, जो प्रांत के नाम पर इस देश में राजनीति करते हैं, उनका जो लोग साथ दे रहे हैं, आज उनके लिए काम इस देश के अंदर किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि भाषा और प्रांत के नाम पर जिन लोगों को इस देश के अंदर मारा जाता है, ये कौन से शिष्टाचार में आता है? भाषा और प्रांत के लोगों को मारने के लिए इस देश के अंदर कौन सा कानून बना है? इस देश, भारत देश एक संघीय ढांचों का देश है, एक संघीय सरकारों का देश है। हर प्रांत में भाषा और संस्कृति के आधार पर सरकारें बनती हैं। वहाँ के लोकल नेताओं को मुख्यमंत्री तक बनाया जाता है, वहाँ की राजशाही उनके हाथों में दी जाती है। केंद्र सरकार तमाम पैसा अपने खजाने से उनके तक भेजती है। किस लिए? कि समाज के आखिरी व्यक्ति की ओठों में मुस्कान और आंख में चमकते की जा सके। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी माता और बहनों, हमारे इस पक्ष को समझें, हमारी इस भावनात्मक पक्ष को समझें। ये लोग जो शेर की खाल में जो कुछ सियार आपके बीच में आ गए हैं, इन पर आपको सजग रहना होगा। एक सजग प्रहरी की तरह अपने देश को बचाना होगा। इस देश को बचाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन पर चलना है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े युवा नेता राहुल गांधी के ऑर्गेनाइजेशन पर चलना है। भारत के इतिहास को अगर जानना है तो कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जानना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जानना है तो भारत देश के इतिहास को जानना पड़ेगा। बस इतनी ही बात करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।